हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पूरा कर लिया है। आज इस वीडियो के अंदर जो है हम करने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो हैं किस तरीके के हालात थे। इससे प्रीवियस हम जो है 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से पहले इंडिया के क्या हालात थे, और सेकंड वाली वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के किस तरीके के हालात थे, इसके बारे में हम जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज का मुद्दा आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो है ईमानदारी से देख ली है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग, कि भैया इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के किस तरीके के हालात थे। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे कि ये जो है क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है बिफोर द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड से पहले, मतलब कॉलोनियल रूल से पहले, 1757 से पहले, इंडियाज वेल नोन इंडस्ट्री वाज द हैंडीक्राफ्ट। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि हम जो है हैंडीक्राफ्ट के मामले में, हैंडीक्राफ्ट के काम में फेमस थे ब्रिटिश पीरियड से पहले। एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट इंडस्ट्रीज इन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल एज वेल। कह रहे हैं हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री एंड साथ के साथ कॉटन, इन सब मामलों में जो है इंडिया फेमस था ब्रिटिश पीरियड से पहले। एंड इन एडिशन इंडिया वर एक्सीलेंट इन मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क एज वेल। और साथ के साथ स्टोन वर्क का जितना भी काम होता है, मेटल का जो भी काम होता है, उसके मामले में भी इंडिया जो है फेमस हुआ करता था ब्रिटिश पीरियड से पहले। बट अब हुआ क्या, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब ये कह रहा है when the Britishers came they were follower of de-industrialization in India। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें ना, कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर के किस तरीके के हालात थे। तो पहले तो इसने बताया कि ब्रिटिश वालों से पहले हम किस किस काम में माहिर थे। हम हैंडीक्राफ्ट के मामले में, कॉटन के मामले में, सिल्क के मामले में, स्टोन वर्क के मामले में, मेटल वर्क के मामले में, इस मामले में हम फेमस हुआ करते थे। बट जब से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर जो है एंटर किया, तो उन्होंने क्या करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने जो है कह रहा है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम बोलें कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर की किस तरीके के हालात थे, तो आप इसको जो है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही आराम से कह सकते हैं। ये सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इसको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। अगर सबसे पहले तो आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है क्या मतलब होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आपको सबको ही पता होगा कि भाई नई नई इंडस्ट्रीज को ओपन करना, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। लेकिन ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को लगाना नहीं, इंडस्ट्रीज को हटाना। उस चीज को जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो कह रहे हैं अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो उसके बारे में अगर हम ये बोलें कि ब्रिटिश वालों ने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत ही ज्यादा जो है अच्छी पिक्चर को शो करेगा। उन्होंने नई नई इंडस्ट्रियां लगाई नहीं, बल्कि जो हमारी ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट वगैरह की जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी, उनको जो है हटा दिया। ये जो है उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ करा, उस चीज को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में हम जो है 5 से 6 पॉइंट पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में और कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है डिक्लाइन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब होता है? कह रहा है फोर्स द पीपल टू, कह रहा है यहाँ पे जो है लोगों को जो है फोर्स किया गया किसमें, कि आप जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगिए। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से हटाकर लोगों को जो है
एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जो है फोर्स किया गया कि आप जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जो है काम कीजिए, ताकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बंदे काम कर रहे हैं वो वहां से जो है हटते जाएं, अनएम्प्लॉयमेंट हो, और वहां से हटकर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ फोकस करें। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ। एग्रीकल्चर वाला किस में आता है? प्राइमरी में, और इंडस्ट्रियल वाला किस में आता है? सेकेंडरी के अंदर। तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि किसी भी तरह इंडिया के अंदर जो है, ये कह सकते हो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डेवलप ना हो। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों चाहते थे? वो सबको एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जो है क्यों फोर्स करना चाहते थे? इसके तरफ जो है दो रीजन है। इसको कहते हैं टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ब्रिटिश वाले जो है, जो इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, इंडस्ट्रीज लगाने की बजाय जो इंडस्ट्रियां पहले से एस्टैब्लिश हैं उनको उल्टा हटा रहे थे। तो उसके पीछे ऐसे कौन से दो रीजन है, ऐसा वो क्यों कर रहे थे? तो पहला तो उन्होंने बोला कन्वर्ट इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। हमने क्या करा, वो जो है जो ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे उनको जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ फोर्स कर रहे थे। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर आपको क्या देगा? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके रॉ मटेरियल क्रिएट करता है, और सेकेंडरी वाला क्या करता है? उस रॉ मटेरियल की हेल्प से क्या करता है? फिनिश गुड्स तैयार करता है। तो उन्होंने क्या करा, हमारे सेकेंडरी सेक्टर को क्या करा? डिक्लाइन करते गए, और वो चाहते थे केवल प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल वगैरह जो है क्रिएट हो। क्यों क्रिएट हो? ताकि वो इंडिया से रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन लेके जा सकें। उस टाइम पर ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वहां की इंडस्ट्रीज को जो है रॉ मटेरियल वगैरह की रिक्वायरमेंट थी। तो ये जो टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने इंडिया के अंदर करा, इसका सबसे पहला रीजन है कि वो चाहते थे कि इंडिया से जो है रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन की तरफ जाए, और साथ के साथ अब भैया जब इंडस्ट्रीज होंगी ही नहीं किसी भी तरीके की, तो केवल प्राइमरी सेक्टर ही रह जाएगा इंडिया के अंदर। केवल हम जो भी प्राइमरी सेक्टर हमको देता है, गेहूं चावल रॉ मटेरियल वगैरह, बस यही सारी चीजें होंगी। बाकी और भी कई तरीके के जो गुड्स होते हैं वो हमको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो वो चाहते थे इंडिया से रॉ मटेरियल जाए और डेवलप इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन, और ब्रिटेन की बनी बनाई वस्तुएं जो फिनिश गुड्स होते हैं वो इंडिया के अंदर जो है लेकर आए। क्योंकि भाई उन्होंने सबको जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ फोर्स कर दिया कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में लगिए, सेकेंडरी सेक्टर का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। तो मतलब इंडस्ट्रीज है ही नहीं जो भी गुड्स वगैरह बनाती हैं, जितने भी हम आज अपनी डेली लाइफ के अंदर जितने भी गुड्स वगैरह यूज करते हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब सेकेंडरी सेक्टर से आते हैं। तो जब सेकेंडरी सेक्टर ही नहीं होगा तो भैया फिर गुड्स कहाँ से आएंगे? बाहर से ही तो लेने पड़ेंगे ना। तो उन्होंने यही करा, पहले तो इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा और केवल सबको एग्रीकल्चर की तरफ फोर्स करा, ताकि वहां से रॉ मटेरियल क्रिएट करके ब्रिटेन के अंदर जो है रॉ मटेरियल जाए, और वहीं से फिनिश गुड्स जो है इंडिया के अंदर वापिस आ जाए। और वो बहुत ही ज्यादा चालबाज थे। मान लीजिए यहाँ से जो है 1000 रुपए टन 2000 रुपए टन के अकॉर्डिंगली यहाँ से ले गए, और वो ही गुड्स के जब उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके जो है 10 गुना पैसे हमसे ही वसूल कर लेते थे। तो इसमें दोनों ही कंडीशन में, एक तो हमारा रॉ मटेरियल वगैरह जो है, हमारा ही रॉ मटेरियल हमसे ही सस्ते दामों में बेचकर हाईली कॉस्ट प्राइस पर जो है फिनिश गुड्स में हमको देते थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपसे पूछ सकता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, और टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी आपसे सेपरेट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि इसके पीछे ब्रिटेन वालों के जो है क्या ओपिनियन थे, ऐसा उन्होंने क्यों करा। तो उसमें आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको लिख कर आने हैं। दूसरा ये कह रहा है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, इसका क्या मतलब होता है? उन्होंने क्या करा ब्रिटिश वालों ने कि भाई भारत से जो है विदाउट एनी टैक्स रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन जाता था, और विदाउट एनी टैक्स उनके जो फिनिश गुड्स होते थे वो भी विदाउट टैक्स इंडिया के अंदर जो है आते थे। बट जो हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोड्यूसर थे, इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोड्यूसर थे, उन पर क्या करते थे? उन पर तो ये टैक्स लगा देते थे,
लेकिन यहाँ से विदाउट टैक्स रॉ मटेरियल जाता था और उनकी बनी बनाई वस्तुएं जो फिनिश गुड्स होते हैं ब्रिटेन वालों के, वो विदाउट टैक्स ही यहाँ पर आते थे। डिस्क्रिमिनेटरी का क्या मतलब होता है? भेदभाव करना, कि भाई इंडिया वाले प्रोड्यूसर के ऊपर तो आप टैक्स लगा रहे हो, जो भी इंडिया के हैंडीक्राफ्ट वाले थे उन पर तो आप टैक्स लगा रहे हो, और अपने गुड्स को विदाउट टैक्स इंडिया के अंदर लेकर जा रहे हो, रॉ मटेरियल भी विदाउट टैक्स, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बैरियर नहीं, अपने उस पर कोई बैरियर नहीं, लेकिन इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर लगा दिए गए। अब टैक्स लगने से क्या होता है? टैक्स लगने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि टैक्स लगने से जो है कॉस्ट बढ़ जाती है गाइस। वैसे भी जो हैंडीक्राफ्ट की जो गुड्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्टली होती है एज कंपैरिजन टू जो मशीन से प्रोडक्ट बनते थे ब्रिटेन वालों के, ठीक है, और उनकी क्वालिटी भी उसके अकॉर्डिंगली नहीं होती थी, और ऊपर से आप उन पे टैक्स लगा रहे हो तो वो तो और महंगी हो जाएंगी। तो भैया कस्टमर क्या करता था, हैंडीक्राफ्ट के गुड्सों की डिमांड कम होती गई और इनकी करेक्ट। देखो अगला पॉइंट क्या है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अब उन्होंने टैक्स लगा दिया उस पे, पहले ही हैंडीक्राफ्ट के गुड्स महंगे होते हैं और जो मशीन मेड होते थे वो सस्ते होते थे, तो क्या हुआ, कंज्यूमर जो है मशीन मेड प्रोडक्ट को बाय करने लगा, उनकी डिमांड बढ़ती गई, उनकी मार्केट और बड़ी होती गई। बट जो हैंडीक्राफ्ट है उनके गुड्स कॉस्टली होते थे, तो भैया उन पे ऊपर से फिर टैक्स लग गया, उनके गुड्स की जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा हाई होती गई, कस्टमर उनकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करते थे और उनकी मार्केट का जो है कॉन्ट्रैक्शन होता गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन नहीं कर पाई और एक टाइम ऐसा आया कि उनको अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ गया। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, अब जब मशीन मेड प्रोडक्ट्स आने लग गए तो कंज्यूमर्स को भी जो है वो सारे गुड्स, और ये अभी भी होता है, ठीक है, मतलब हमें जो है वेस्टर्न प्रोडक्ट्स जो हैं ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लग गई। भाई मैकडी, KFC, आज हम सब इन सब चीज़ों के लिए वो हैं कि भाई हाँ इन सब चीज़ों की डिमांड करते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पर भी ऐसे हुआ, कंज्यूमर जो हैं वो ब्रिटेन के जो गुड्स होते थे उनके गुड्स की तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होते गए और इंडिया की तरफ जो है एक न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, उनकी गुड्स का जो है डिमांड शुरू करने लग गए और जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड को क्या करने लग गए, उनकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होती गई। तो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड यही है कि इंडिया के अंदर क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर को जो है ज़्यादा फोकस करने लग गए। साथ के साथ फिफ्थ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। ब्रिटेन वालों ने क्या करा, ब्रिटिश वालों ने उन्होंने जो है अपने गुड्स की डिमांड को और बनाने के लिए अपने फायदे के लिए क्या करा, इंडिया के अंदर जो है रेलवे लेकर आ गए अपने फायदे के लिए, भारत के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए क्या करा, इंडिया के अंदर रेल लेकर आए, ताकि भाई डिमांड तो लोग कर ही रहे हैं उनके गुड्स की, तो भैया भारत के कोने कोने तक वो अपने गुड्स को जो है पहुंचा सके, इसके लिए उन्होंने क्या करा, इंडिया के अंदर जो है रेल लेकर आ गए, ताकि इंडिया का कोई भी कोना ऐसा ना रहे जहां पर जो है ब्रिटेन के गुड्स अवेलेबल ना हो, कोने कोने तक ब्रिटेन के गुड्स पहुंच सके, इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर रेल लेकर आ गए और भैया फिर पूरी उसके अंदर इंडिया के अंदर ब्रिटेन के गुड्स की जो है डिमांड होने लग गई। पूरी इंडिया के अंदर जो है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, वेस्टर्न कल्चर को जो है फोकस करने लग गए लोग। साथ के साथ कह रहा है लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्री। कैपिटल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, कह रहा है कैपिटल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं। और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं जी, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, लाइक मशीन वगैरह। तो इनकी हेल्प से ही, कैपिटल गुड्स की हेल्प से ही हम और गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करते हैं। जितने ज़्यादा कैपिटल गुड्स होते हैं उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी, जितने कम कैपिटल गुड्स होते हैं उतनी कम प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो अब भैया सेकेंडरी, मैंने बोला इंडस्ट्री, तो वो धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, तो इंडस्ट्री किसी भी टाइप की नहीं थी, ना ही कैपिटल और ना ही कोई और सी, जो पहले से एस्टेब्लिश थी उसको भी खत्म कर रहे थे, क्योंकि सबको फोर्स कर रहे थे कि वो आप जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ फोकस करिए, ताकि हम जो है अपने ब्रिटेन के फिनिश गुड्स को इंडिया के अंदर बेच सकें।
तो ये 6 पॉइंट हैं जो कि आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर के किस तरीके के हालात थे। पहले मैंने आपको बताया कि भैया इनके आने से पहले हम किन किन काम में फेमस थे, हैंडीक्राफ्ट के मामले में, सिल्क के मामले में, कॉटन के मामले में, और क्या कहते हैं स्टोन वर्क के मामले में, मेटल के मामले में, इन सब काम में हम जो है फेमस थे। बट इनके आने के बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को लगाना नहीं, इंडस्ट्रीज को हटाना। वो क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए लोगों को फोर्स करते थे एग्रीकल्चर की तरफ। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे जो टू फोल्ड जो रीजन थे वो ये थे, वो चाहते थे कि सब एग्रीकल्चर की तरफ जाएं। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल क्रिएट करता है। उस टाइम पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो वहां की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, तो वो चाहते थे इंडिया से रॉ मटेरियल जाए। और अब जब यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज होगी नहीं तो गुड्स कहाँ से आएंगे, और वो चाहते थे जो फिनिश गुड्स ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज बना रही हैं वो भारत के अंदर बिके। तो इसी चीज को टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये एग्जाम में आपसे सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिस्क्रिमिनेटरी का क्या मतलब होता है, भेदभाव करना, कि हैंडीक्राफ्ट वालों पे तो टैक्स लगा देना और अपने विदाउट टैक्स गुड्स को इधर से उधर लेके आना जाना। तो भैया इसकी वजह से टैक्स लगने से कॉस्ट बढ़ जाती है। हैंडीक्राफ्ट की जो गुड्स होते हैं वो पहले ही कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से वो कंपटीशन नहीं कर पाते, और उनको फिर एक टाइम ऐसा आया हैंडीक्राफ्ट वालों को अपना प्रोडक्ट, अपनी इंडस्ट्री ही बंद करनी पड़ गई। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, अब बंदे जो है मशीन मेड प्रोडक्ट को ज़्यादा इंटरेस्ट, उसको ज़्यादा प्रेफर करने लगे, उसी की डिमांड करने लगे। मशीन मेड की डिमांड बढ़ती गई और हैंडीक्राफ्ट की डिमांड कम होती गई। और एक टाइम ऐसा आया कि लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को ही जो है ज़्यादा फोकस करने लग गए। अपने फायदे के लिए रेल को लेकर आ गए ताकि इंडिया के कोने कोने तक जो है ब्रिटेन के गुड्स जो है पहुंच सके। और कोई भी कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल इंडस्ट्री वो होती है जो कैपिटल गुड्स बनाती है, और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिसकी हेल्प से हम और गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीन, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। सो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि हमने आज सीखा। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप मेरे को उस क्वेश्चन की पिक जो है मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइज। इसके अलावा अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बट नोट्स मैं आपको बता दूं वो जो है पेड हैं, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, कहीं आप ये वाले सोच रहे हैं, वो मेरे अदर नोट्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप एक बारी, चाहे आप फर्स्ट चैप्टर जो है आप उसका डेमो लेके उसको पढ़ सकते हैं, एक बारी आप उसको रीड करिए, क्योंकि उसके बाद आपको किसी भी अदर राइटर की बुक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। उसमें एक एक चीज आपको, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे 3 मार्क का, 4 मार्क का, 6 मार्क का, कोई भी मार्क का क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज उसमें आपको डीपली से इलेबोरेट करके बताई हुई है। इसलिए नोट्स पेड है। अगर आप जेन्युइन ही बाय करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। आप जो है विदाउट हेजिटेशन आप भैया मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अगले सेक्टर के ऊपर। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।